आज जब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंट के अंदर, अकाउंट कौन सा 12th का, ठीक है। इसमें आज चैप्टर जो आपका है, चैप्टर नेम वो होगा कंपनी। क्या नाम है चैप्टर का? कंपनी। लेकिन खाली कंपनी बोलना, कंपनी तो आप लोग फर्स्ट ईयर बेस्ट में पढ़े ही हैं कि कंपनी क्या है, लेकिन हम लोग इसको पूरा नाम क्या देंगे? अकाउंटिंग फॉर कंपनी। पूरा नाम होगा अकाउंटिंग फॉर कंपनी। क्या कर रहे हो? अकाउंटिंग फॉर कंपनी। अब आप सोचेंगे अकाउंटिंग फॉर कंपनी एक चैप्टर है, एक ही चैप्टर पढ़ेंगे हो जाएगा? नहीं, न्यू बुक आप जब लीजिएगा तो न्यू बुक में चैप्टर को कई भागों में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है, कई और चैप्टर में बांट दिया गया है। जैसे इसमें नया बुक लीजिएगा तो उसमें पहला चैप्टर आपको मिलेगा, शायद यही नाम लिखा रहेगा, इशू ऑफ शेयर कैपिटल। इशू ऑफ ये पढ़ेंगे हम लोग, इशू ऑफ शेयर कैपिटल। दूसरा जो पढ़ेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर। क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, इशू ऑफ शेयर कैपिटल नहीं लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? इशू ऑफ शेयर लिखेंगे, कैपिटल नहीं, ठीक है। उस शेयर कैपिटल और शेयर में बहुत अंतर हो जाता है, इसलिए मिटा दिए हैं। फॉरफीचर एंड नहीं लिखे, फॉरफीचर एंड री इशू, दो टॉपिक यहाँ सीखेंगे, फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ एंड। फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग इशू ऑफ डिवेंचर। क्या पढ़ेंगे इसके बाद? इशू ऑफ डिवेंचर। और अंत में पढ़ेंगे रिडम्पशन। REDEMPTION, ठीक है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। ये 4 टॉपिक इस कंपनी में पढ़ेंगे हम लोग। अकाउंटिंग फॉर कंपनी यदि आपको सीखना है तो आपको पहले इशू ऑफ शेयर का पूरा कॉन्सेप्ट सीखना होगा, फॉरफीचर, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। और मेरा जो अनुमान है न्यू बुक में आपका ये सब चैप्टर अलग अलग ही होगा, इशू ऑफ शेयर अलग होगा, फॉरफीचर एंड इशू ऑफ शेयर अलग होगा। और वही आप पुराना बुक लीजिएगा तो पुराना बुक मेरे पास अभी है यहाँ पर, ये इशू ऑफ शेयर पहला लेसन क्या लिखा है? इशू ऑफ शेयर, ये लिखा होगा, ठीक है। और फॉरफीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर अलग चैप्टर होगा, और इशू ऑफ डिवेंचर अलग चैप्टर है, और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अलग चैप्टर है, लेकिन सब एक ही का पार्ट है, एक ही का भाग है। और किसका भाग है? अकाउंटिंग फॉर कंपनी का है। अब आप लोग कंपनी के बारे में सुने तो है, कहाँ सुने हैं? 11th में कौन सा सब्जेक्ट में सुने हैं? BST के अंदर पढ़े। BST तो सब पढ़ते हैं क्योंकि कंपलसरी सब्जेक्ट है सबका। तो BST में क्या पढ़े थे हम लोग? कौन सा चैप्टर पढ़े थे? नाम था चैप्टर का कंपनी। हिंदी में भी कंपनी बोलते हैं, हिंदी में भी कंपनी बोलते हैं, इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं? कंपनी। एक कंपनी हम लोग यूज करते हैं बोलते समय, इंग्लिश में भी कोई बात करते हैं तो उस समय भी बहुत बात करते हैं, सब कंपनी दे दो ना, सुने कभी ऐसे बोलते हैं? कोई कहता है कि चलो आज मेरे साथ चलो ना, तो साथ चलो की जगह बोले आज हमको कंपनी दो, आज हम कॉलेज जा रहे हैं, हमको आप क्या हो? कंपनी दो, ठीक है। तो वो कंपनी नहीं पढ़ना है हम लोगों को। यहाँ पर कंपनी जो कि क्या है? बिजनेस का टाइप है, याद आ रहा है? बिजनेस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यवसाय। बिजनेस का प्रकार पढ़े थे हम लोग। बिजनेस के प्रकार में क्या क्या पढ़े थे हम लोग? प्रारूप नहीं पढ़े व्यवसाय का? एकाकी व्यापार, इंग्लिश में सोल ट्रेड, याद आ रहा है? साझेदारी व्यवसाय, पार्टनरशिप बिजनेस, सहकारी संस्था, कोऑपरेटिव सोसाइटी, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, और कंपनी पढ़े थे ना। तो हम लोग को भी सोल ट्रेड का अकाउंटिंग नहीं सीखना है, हम लोग को अभी पार्टनरशिप का अकाउंटिंग नहीं सीखना है, हम लोग को कोऑपरेटिव सोसाइटी का अकाउंटिंग नहीं सीखना है, और ना ही HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का भी अकाउंटिंग नहीं सीखना है। हम लोग जो सीखने जा रहे हैं किसका? कंपनी का। तो कंपनी का डेफिनेशन से लेकर कंपनी से जुड़ा हुआ जितना भी महत्वपूर्ण बात है या महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम लोग सीख चुके हैं। बस एक बार रिवीजन करना है हम लोग को फिर से, और अभी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले इसको आप लोग क्या कर लो? नोट कर लो। न्यू कॉपी तो है मेरे पास, चैप्टर का नाम लिखिए, मतलब ये नोट कीजिए, ठीक है। उसके बाद चैप्टर का नाम हम आपको लिखवाएंगे।
हो गया ना? देखिए, तो इसमें हम लोग सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो क्या है? इशू ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, तो हम लोग पहले इसी टॉपिक को चर्चा करेंगे, इसी का अकाउंटिंग सीखेंगे। लेकिन उससे पहले जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं मजबूत होगा तब तक आप अकाउंटिंग कर नहीं पाइएगा। हाँ, रट्टा मार लीजिएगा, आपको जो रूल सिखाया जाएगा वो रट्टा मार लेंगे, उस पर आप अकाउंटिंग कर लेंगे, लेकिन आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। तो सबसे पहले समझना होगा, और समझने के लिए आपको पहले कंपनी को समझना होगा। कंपनी, और ये आप पहली बार नहीं समझने जा रहे हैं। कंपनी आप फर्स्ट ईयर पहले बताया, फर्स्ट ईयर बीएसटी में पढ़ चुके कंपनी क्या है। हम फिर से थोड़ा रिपीट करना चाहेंगे कि कंपनी क्या है, व्हाट इज कंपनी। जल्दी आप फिर पूछ रहे हैं कंपनी क्या है, भूल गए? अरे एक लाइन तो कुछ बोल सकते हैं, एक लाइन तो ये बोल सकते हैं कि कंपनी वह व्यवसाय है। व्यवसाय है कि नहीं है? अब पहले बता दिए कि बिजनेस का एक फॉर्म होता है कंपनी। किसका फॉर्म है? बिजनेस का ही फॉर्म है, जिसमें से सोल ट्रेड भी है, एकाकी व्यापार भी है, पार्टनरशिप भी है, साझेदारी व्यवसाय भी है। सुने हैं ना नाम फर्स्ट ईयर बीएसटी, ढंग से पढ़े हैं तो वही बिजनेस है। कंपनी एक व्यवसाय है, ठीक है, कंपनी एक व्यवसाय। लेकिन इतना बोल के इतना लिख कर छोड़ देंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। कंपनी एक व्यवसाय है, उसके आगे एक लाइन और कुछ जोड़ो। कंपनी एक व्यवसाय है, उसके अंतर्गत कई कर्मचारी काम करते हैं, उनको वेतन दिया जाता है। नहीं, उतना लंबा नहीं लिखना है। कंपनी एक व्यवसाय है जिसकी पूंजी, याद आया कुछ? अभी भी याद नहीं है। जिसकी पूंजी अंशों में विभाजित होती है, जिसकी पूंजी अंशों में विभाजित होती है, जिसकी पूंजी अंशों में किसमें विभाजित होती है? अंशों में। किसमें? अंश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शेयर बोलते हैं। शेयर में बटा होता है। मतलब समझो, एक एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ए लिमिटेड नाम का एक कंपनी है, ए लिमिटेड नाम का एक कंपनी है, ठीक है, और वो जो है 10,000 शेयर इशू कर रहा है। कितना? 10,000 शेयर इशूड एट ₹10 ईच। कहने का मतलब वो इशू किया है 10,000 अंश, और एक शेयर का दाम कितना है, कीमत कितना है? 10 रुपया। यदि उसका 10,000 शेयर मार्केट में बिक गया और सभी व्यक्ति जो खरीदे हैं, एक चीज और ध्यान सुनो, जो शेयर खरीदते हैं, जो व्यक्ति शेयर को खरीदता है, अंश को खरीदता है, उसको अंशधारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में शेयर होल्डर बोलते हैं। तो सभी व्यक्ति जितना शेयर खरीदेंगे, जितना अंश खरीदेंगे, 10-10 रुपए करके पेमेंट करना पड़ेगा उनको। तो यदि 10,000 शेयर बिक गया 10 के रेट से, तो कंपनी के पास कितना रुपया आएगा? गुना आता है आप लोगों को? तो जल्दी बोलिए। 1 लाख रुपया आया। कितना आया? 1 लाख रुपया आया ना? तो कंपनी का कितना पूंजी बना? 1 लाख। तो ये पूंजी अंशों में विभाजित है कि नहीं? कितना अंश है? 10,000 अंश। वैसे अंश को हम लोग टुकड़ा भी तो बोलते हैं, नहीं बोलते घरों में? नहीं बोलते रोटी का एक टुकड़ा दो या रोटी का एक अंश दो। अंश तो नहीं बोलते हैं, हम नॉर्मली भाषा में बात करते क्या बोलते हैं? कि रोटी का एक टुकड़ा दो। तो उसी तरह से इसका कितना टुकड़ा है? 10,000 टुकड़ा है, समझे? और इन टुकड़ों को जो खरीदते हैं उन्हें अंशधारी शेयर होल्डर कहते हैं। यदि हम भी खरीदेंगे किसी कंपनी का शेयर तो हम शेयर होल्डर होंगे। बहुत कुछ बताना है अभी, बहुत कुछ। अभी लग रहा है सब रख दे आपके सामने, लेकिन अचानक रख देंगे तो आप लोग ले भी तो नहीं पाइएगा अचानक, ठीक है, आराम से धीरे धीरे। यहाँ पहले समझ में आया कि जिसकी पूंजी, कंपनी एक व्यवसाय है, लिख भी लेना है। ये आपको हम अभी क्वेश्चन लिखवा देंगे, आंसर हम सिर्फ बोल रहे हैं और वीडियो आपका चल ही रहा है। तो अब एक एक्स्ट्रा काम है, पहले क्या करते थे कि लिखवाते थे, लिखो बच्चे की तरह। अब हम लिखवाएंगे नहीं, आपको खुद लिखना है। लेकिन आप खुद नहीं लिख पाएंगे तो एक चीज़ है कि आप वीडियो देख लेंगे, लेकिन ये भी गलत बात होगा। पहले अपने से प्रयास करना, उसके बाद वीडियो देखना, ठीक है। वीडियो बना दे रहे हैं तो इसका गलत फायदा नहीं उठाना कि उसी देख देख के लिखेंगे। क्लियर बात? क्या लिखेंगे डेफिनेशन? कंपनी एक व्यवसाय है, समझे? अब बोले सर इतना ही डेफिनेशन? बोले बिल्कुल। कोई राह चलते आपसे पूछ देगा या आप इंटरव्यू में गए आपसे पूछेगा कंपनी क्या है, तो आप क्या बोलिएगा? लंबा लेक्चर दीजिएगा? सीधा बोलो कंपनी एक व्यवसाय जिसकी पूंजी अंशों में विभाजित होती है। और लंबा लिखना है कहीं, या कोई बोला कि और कुछ बताओ तो और कुछ बताते हैं। और आप लोग सब पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में लेकिन भूल गए।
तो हो गया बात बराबर। जो फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ता है वही हाल, जो पढ़ते हैं वही हाल। कुछ विशेषताएं बता दीजिए, विशेषताएं। विशेषताओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फीचर बोलते हैं। सीखो इंग्लिश का वर्ड भी सीखो, क्या बोलते हैं? फीचर्स। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं, तो थोड़ा सा उसका वर्ड मीनिंग थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए शॉर्ट में याद रखो फीचर्स, ठीक है। तो कुछ विशेषताएं तो आप लोग याद हो गए, वो भी भूल गए। दो विशेषता तो परिभाषा में निकल के आ गया, दो विशेषता परिभाषा में निकल के आ गया। पहला परिभाषा, कंपनी एक व्यवसाय है। कंपनी क्या है? व्यवसाय है। कौन कहेगा गलत है? ये कोई नहीं कह सकता गलत है। कंपनी एक व्यवसाय, बिल्कुल व्यवसाय है। दूसरा, इसकी पूंजी अंशों में विभाजित होती है। किसमें विभाजित होती है? अंशों में। लिख लेना, वीडियो बन ही रहा है, अब क्या लिखवाते रहे, टाइम पास हो जाएगा ना, अब घर में मेहनत करना, ठीक है। और तीसरा हम चाहते हैं कि आप लोग बता दो हमको, तीसरा विशेष बात फर्स्ट ईयर में बताएं। वो मालिक रहता है। हाँ देखिए क्या बोला, सही जवाब, ढंग से नहीं बोला लेकिन बोला। क्या बोला कि जो अंशधारी होते हैं, आप बोले कि जो व्यक्ति अंश खरीदता है वो मालिक होता है, तो इसको ऐसे बोलना है कि जो व्यक्ति अंश खरीदता है वो अंशधारी होता है, और अंशधारी कंपनी का स्वामी कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वामी। और उसके अंदर भी कहानी है, स्टोरी है। अंशधारी सभी अंशधारी स्वामी नहीं, एक समतांशधारी होता है, एक पूर्वाधिकार अंशधारी। ये भी फर्स्ट ईयर में बताया आप लोग को, बताए हैं? कुछ याद आ रहा है? कॉपी में रह गया था। समता अंशधारी और पूर्वाधिकार अंशधारी बाद में बताएंगे, फिलहाल अभी शॉर्ट में बताते हैं कि जो समता अंशधारी होता है वो कंपनी का स्वामी कहलाता है, और जो पूर्वाधिकार अंशधारी होता है वो कंपनी का स्वामी नहीं कहलाता है। फिलहाल अभी उतना लंबा नहीं लिखना है। अभी आपको क्या लिखना है कि जो अंशधारी होते हैं, तीसरा पॉइंट लिखना कि अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं। ये भी विशेष बात हो गया, ठीक है। अंशधारी क्या होते हैं? कंपनी के स्वामी होते हैं। और क्या पॉइंट बन सकता है? प्राइवेट वाला का जो कीमता वो बेच नहीं सकता। हाँ सही बोले, कुछ कुछ उसको याद है, ठीक है। प्राइवेट वाला जो खरीदता है, आप क्या बोलते, कीमता है? हाँ खरीदता तो थोड़ा सा ठीक है, घर का भाषा है, घर का शब्द है, कीमता है। आप लोग कीमता ही बोलते हैं? नहीं, हम खरीदता बोले, खरीदते बोले थे, नहीं बहुत कोई बोलता है, ठीक है, अपना अपना यूज करता है, लेकिन यहाँ नहीं यूज किए। तो ये जो बोल रहे हैं वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अंदर का पॉइंट जाता है, उतना नहीं। अभी सिर्फ ऊपर का बात बताओ, सिर्फ व्यवसाय का जो ऊपर का बात है, सिर्फ एकदम अंदर नहीं जाना है फिलहाल, बताएंगे आगे जाके, अंदर जाके में समझाएंगे। देखिए एक बताते हैं, कंपनी का अपना पृथक अस्तित्व होता है। क्या होता है? हाँ, पृथक अस्तित्व होता है, ठीक है। अस्तित्व होता है, पृथक अस्तित्व होता है। पृथक अस्तित्व का मतलब क्या होता है? पृथक मतलब अलग होता है। अब बोले ना पृथक हमको नहीं समझ आता, पृथक मत लिखो, ठीक है। पृथक के जगह क्या लिखो? अलग। अलग अस्तित्व होता है। अलग अस्तित्व का मतलब आपको लिखना नहीं है, लेकिन समझा दे रहे हैं। अलग अस्तित्व का मतलब क्या है कि देखिए, जैसे कंपनी है, क्या है? कंपनी, और शेयर होल्डर है, मतलब अंशधारी। समझना बात को, ठीक है। और एक हम ले लेते हैं एकाकी व्यापार। क्या ले लेते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं एकाकी व्यापार को? ट्रेडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेडर। देख रहे हैं ना आप लोग, एक एकाकी व्यापार, इसमें भी स्वामी होता है, और यहाँ कंपनी है, इसमें भी स्वामी होते हैं। अंशधारी क्या होते हैं? स्वामी होते हैं। ध्यान से समझना, यदि स्वामी, ये एकाकी व्यापार का जो स्वामी है, मान लो इसका नाम राम है। क्या नाम है? राम है। यदि कोई भी ऐसा कार्य करता है जो गलत है, समाज के लिए क्या है? गलत है, ठीक है, तो इसको सजा जब मिलेगा तो इसका प्रभाव एकाकी व्यापार में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मतलब कोई भी ऐसा कार्य किया, सजा वाला कार्य किया, या फिर कोई ऐसा कार्य किया जिसमें सजा नहीं मिलता लेकिन वो गलत है, जिससे इसका छवि खराब होगा, स्वामी का। तो सिर्फ स्वामी का छवि खराब होगा कि इसके व्यापार का भी खराब होगा? व्यापार का भी होगा। नहीं कैसे? तुम्हारा तो अपना दुकान है ना जी, तो तुम यदि ग्राहकों के साथ मतलब गलत डील करते हो, ठग लेते हो किसी तरह से, तो आपका नाम खराब हो रहा है, तो क्या आपके व्यापार का नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। तो इसमें क्या हम लोग बोल सकते हैं कि पृथक अस्तित्व होता है दोनों का? अलग अलग अस्तित्व होता है? नहीं, दोनों एक दूसरे से क्या हुआ है? कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। यदि इसके द्वारा कोई गलत कार्य हुआ है, इससे ये भी बदनाम होगा। और एकाकी व्यापार के नाम से कोई गलत कार्य हुआ है, व्यापार के नाम से कोई गलत कार्य हुआ है, तो इससे ये भी बदनाम होगा, इसका भी गुडविल छवि क्या होगा? खराब होगा।
ठीक है, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है, इसमें पृथक अस्तित्व होता है, मतलब अलग अस्तित्व होता है। ठीक है, अस्तित्व गलत लिखा हुआ है, क्या होता है, अलग अस्तित्व होता है। तो अलग अस्तित्व होता है कैसे, देखो कंपनी के नाम से यदि कोई गलत कार्य होता है, कोई भी गलत कार्य, तो उससे अंशधारी को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और यदि अंशधारी कोई गलत कार्य करता है तो उससे कंपनी का छवि पर कोई असर, उसके गुडविल पे कोई असर नहीं पड़ता है। समझे पृथक अस्तित्व का मतलब? नहीं समझ में आ रहा है? एक फायदा हो रहा है, ऐसे हमको भी लिखवाना पड़ता है, अब आप लोग खुद घर पे जाके लिखना है, और उसके लिए आपके पास है, अभी बोलेंगे कि अभी हम समझा देते हैं घर पे जाके लिखो, तो आप लोग बहाना बना गाएंगे कि सर भूल गए, घर जाते थे क्या हो गया, लेकिन अभी आप लोगों को क्या मिल जा रहा है, मिल रहा है। और कुछ पॉइंट्स, तीसरा पॉइंट बता दिया, और कम से कम 5 पॉइंट याद रखो, एग्जाम में से 5 पॉइंट तक पूछ सकता है। ठीक है, झारखंड बोर्ड में उससे ज्यादा नहीं पूछता है, 2 पॉइंट तक पूछ सकता है, लेकिन अभी 5 पॉइंट याद रखो। 5 याद रखेंगे तभी तो 2 दिमाग में रहेगा। नहीं गलत बोल दिया, खाली हाँ में हाँ नहीं लाना, जो बोले 5 याद रखिएगा तो 2 या 5 यदि आप जानिएगा तो 2 याद रहेगा, आप 2 ही याद रखिएगा तो 2 भी होगा तो याद नहीं रहेगा। और कुछ बताइए, हम ही बोलेंगे 3 हो गया ना, कितना पॉइंट बताया? 4 कहाँ होगा, कौन कौन हुआ पहले? व्यवसाय, कंपनी का व्यवसाय है, अंशधारी स्वामी होते हैं, अंशों में विभाजित होते हैं, और पृथक अस्तित्व होता है। ठीक है, और क्या ना अंदर बैठा हुआ है, सार मुद्रा। अब इसको समझेंगे इस टॉपिक को कि सार मुद्रा क्या होता है। तो देखिए हर व्यवसाय का अपना एक पहचान होता है, क्या होता है पहचान। जैसे घर में कोई भी चीज देखो, जैसे अभी हम बोलेंगे LG, LNG, हम खाली LG बोले, कुछ बोलिएगा आप लोग LG बारे में? नहीं जानते LG को? जानते हैं क्या है LG? LG टीवी कंपनी है, खाली टीवी निकालता है वो, वो एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी कर सकते हैं जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज वो तैयार करता है, बनाता है। ठीक है, तो LG पहचान हुआ ना, सैमसंग एक पहचान हुआ ना। ठीक है, तो उसी तरह से सार मुद्रा का मतलब वही हुआ कि कंपनी का एक पहचान होता है। क्या होता है ये? कंपनी का पहचान होता है, जिसके माध्यम से आप जान जाओगे, तुरंत सार मुद्रा देख के पहचान जाओगे कि अच्छा ये कंपनी है। बस समझ में आया था, इस पर ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है। कितना पॉइंट हो गया? 5 पॉइंट हो गया। कुछ पॉइंट और है, ऐच्छिक संस्था लिखा, ये पॉइंट नहीं भी लिखेंगे चलेगा, लेकिन बात कर लेते हैं। कौन सा संस्था है ये? ऐच्छिक संस्था है। ऐच्छिक संस्था मतलब वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, इंग्लिश में बोलते हैं वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। आप हिंदी मीडियम में है इसलिए हम हिंदी में ही बात कर रहे हैं, लेकिन इंग्लिश भी सीखना है। क्या बोलते हैं, इंग्लिश यदि आपको सीखना है, हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे होते हैं अंग्रेजी से डरते हैं, भागते हैं, तो उसका कारण है कि उनके पास वर्ड पावर नहीं है। क्या नहीं है? तो वर्ड पावर कैसे बढ़ता है? धीरे धीरे बढ़ता है। डेली 20 वर्ड मीनिंग, 30 वर्ड मीनिंग, जितना आपके पास है एक दिन में याद करने की क्षमता उतना याद कीजिए। लेकिन अभी याद करने से अच्छा है कि देखो समझ रहे हैं। ठीक है, तो ऐच्छिक संस्था, ऐच्छिक का इंग्लिश क्या सीखे आप? वॉलंटरी संस्था का आप इंस्टीट्यूशन भी बोल सकते हैं या ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ऐच्छिक संस्था इसका मतलब क्या समझे? अपना संस्था में पूछ सकते हैं। हेलो, इधर उधर ध्यान नहीं, यहाँ ध्यान। ऐच्छिक संस्था मतलब, अरे इसमें जो अंशधारी होते हैं, क्या उसको बंदूक के नोक पर रख के अंशधारी बनाते हैं? नहीं सर, अपने धमकी दे के लाते हैं? नहीं। कि खुद अपनी इच्छा से किसी कंपनी का शेयर खरीद के वहां का अंशधारी बनता है? अपने से तो नॉर्मल सा पॉइंट है ना, कि इसमें जितने भी व्यक्ति जुड़ते हैं, मतलब जितने भी व्यक्ति अंश खरीद के अंशधारी बनते हैं, सदस्य बनते हैं, वो अपनी इच्छा से बनते हैं। एक और पॉइंट है, सीमित दायित्व। क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? लिमिटेड लायबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बोल सकते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सीमित दायित्व इसको कैसे समझाएंगे आप? देखो, जैसे हम मान लो कि हम किसी कंपनी का शेयर होल्डर है और हम उस कंपनी का 100 शेयर खरीदे, कितना? एक शेयर का दाम यहाँ पर चल रहा है 100 रुपया, मान लो कितना? 100 रुपया। तो बताइए,
10,000 का शेयर तो हम भी खरीदे ना, 100 शेयर खरीदे हैं 100 के रेट से, तो कितना रुपया इन्वेस्ट किए हम उस कंपनी में? 10,000। तो हम 10,000 का मालिक है ना। बोलेंगे सर उस कंपनी के अंदर 1 करोड़, टोटल कितना? 1 करोड़ पूंजी निवेश किया गया है, पूंजी को लगाया गया है, तो उसमें 10,000 मेरा भी तो है, नहीं है मेरा? क्या 10,000? तो हम भी तो मालिक हैं, लेकिन कितना? पूरा 1 करोड़ का मालिक है, नहीं सर, 10,000 का मालिक। तो सीमित दायित्व तो है। अब अगर हम 10,000 लगाएंगे और कहेगा कंपनी वाला कि आपको सब काम आप ही करना है, सब काम हम कर देंगे आके, हम कह देते हैं मतलब कंपनी वहाँ बैठे हैं, हम तो सिर्फ खुलेंगे ना। पागल है क्या? बात को तुम जान लो, सुनो कि जो शेयर होल्डर होते हैं, अंशधारी होते हैं ना, वही लोग मिल के ही चलाते हैं, लेकिन हाँ सब नहीं चलाते हैं। हम 10,000 खरीदे, कोई 5,000 खरीदा, कोई 1,000 रुपया का शेयर लिया होगा, उसमें से कुछ संचालक बोलते हैं, कुछ अंशधारी मिलकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है कंपनी का मैनेजमेंट करता है, चलाता है, ठीक है। इसको हम बाद में डिफाइन करेंगे अच्छा से, अभी उतना अंदर जाने की जरूरत है ही नहीं। अभी हम लोग अकाउंटिंग सीख रहे हैं, क्या सीखने वाले हैं? तो अकाउंटिंग में ज्यादा अभी थ्योरी में अंदर नहीं जाएंगे, इसके लिए आपको थोड़ा ग्रेजुएशन तक वेट करना होगा। ग्रेजुएशन में आपको बहुत सारा सब्जेक्ट मिलेगा जिसमें पूरा बात आपको समझाया रहेगा कि अंशधारी कैसे, मतलब कंपनी में कैसे कैसे काम होता है, कैसे कैसे प्रबंधन होता है, ठीक है, वो आप समझेंगे। सब कुछ अभी बता देंगे तो इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा सस्पेंस हमेशा रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, 7 पॉइंट बता दिए, कितना? तो आप लिख लेना 7 पॉइंट, कोई दिक्कत है क्या? लेकिन लिखना कैसे है? खाली पॉइंट लिख के मत ले आना, मैं कल हम कॉपी चेक करेंगे, अब हम ध्यान रखेंगे इस बार से। कॉपी ये चेक होगा कि आपका कंपनी क्या है, इसकी प्रमुख विशेष, क्वेश्चन क्या है लिखवा देंगे हम, तभी हम बोल रहे हैं कंपनी क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। व्हाट इज कंपनी, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स, ठीक है। तो उसमें आपको जब पॉइंट लिखेंगे, जैसे सारा मुद्दा है तो उसको डैश देके डील करना है आपको। तो हम वीडियो में बोल रहे हैं ना, वीडियो सुन के, लेकिन मेरा जो बोला हुआ है वही मत लिखने लगना, सुन लेना पहले, समझ लेना और फिर अपने से सजा के अरेंज करके लिखना है। क्लियर है? बात क्लियर है? कंपनी क्या है समझ में आ गया? ठीक है, चलिए ओ कर लेंगे उतना जहाँ जहाँ है वो। अगला क्या है टॉपिक? कंपनी का प्रकार, ठीक है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले बोल देती, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये नहीं कहीं पर लिखा हुआ नहीं है कि आपका नहीं आएगा, आ भी सकता है। तो कंपनी का प्रकार जो इतना आपको यहाँ दिख रहा है, इससे कहीं ज़्यादा है। जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे, पहले बता दिए ग्रेजुएशन में जाइएगा तो इससे भी ज़्यादा मिलने वाला है, और वहाँ तो आपको थ्योरी 20 मार्क्स का 15 मार्क्स का थ्योरी आएगा, उसको लिखना पड़ेगा 2-3 पन्नों में, समझ में आ रहा है? तो वहाँ तो ज़्यादा लिखना होगा, लेकिन यहाँ बस समझाने के लिए है, एग्जाम में आ गया तो अपना कर देना, घर पर जाकर होमवर्क कर देना इसका, ठीक है। तो कंपनी का प्रकार, इसमें क्या लिखे हैं? दायित्व के आधार पर, दायित्व के इंग्लिश में कहे तो ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटीज, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। इसमें 3 दिख रहा होगा, ए बी सी। सीमित दायित्व वाली कंपनी, नींद आ रहा है आपको? अंशों द्वारा। फिर है सीमित दायित्व वाली कंपनी, गारंटी द्वारा, और असीमित दायित्व वाली कंपनी। नाम से ही मालूम चल रहा है किस टाइप कंपनी। सीमित दायित्व वाली कंपनी अंशों द्वारा अभी हम समझाए थे, कुछ देर पहले समझाए थे कि हम 100 शेयर खरीदे, एक शेयर का दाम 100 रुपया, तो 10,000 रुपये लगाए, तो हम 10,000 का ही मालिक है, और 10,000 का मालिक है तो मेरा दायित्व भी उतना ही बनता है कि पूरे कंपनी का जो काम है वो पूरा हम ही अकेले कर देंगे क्या? नहीं करेंगे हम अकेले, ठीक है। फिर है गारंटी द्वारा, इसको समझना है, ये तो सीनियर क्लास के बच्चे भी कंफ्यूज में कर जाते हैं क्या होता है गारंटी द्वारा, ठीक है ना। सीमित कंपनी, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी का मतलब होता है, ये एक तरह से एक स्थिति है, एक सिचुएशन होता है जिसमें कुछ जो अंशधारी है ना, वो कंपनी को गारंटी देते हैं। कंपनी को क्या देते हैं? गारंटी देते हैं। जैसे कि मान लो कि हम कंपनी है, ठीक है, हम क्या कंपनी है, और आप लोग ऐसे अंशधारी हैं जो हमको गारंटी दिए हैं। किस बात की गारंटी दी है? कि आप अपना शेयर इशू कीजिए पब्लिक के बीच में, आप कीजिए इशू। यदि बिक जाता है शेयर, बिक जाता समझ में आ रहा है? इशू किए हैं किस लिए? मतलब बेच ही तो रहे हैं। इशू करना मतलब बेचना। कंपनी जब शेयर इशू कर रहा है मतलब क्या कर रहा है? बेच रहा है। तो जब आप जनता के बीच में अपना अंश बेचिएगा और पब्लिक जनता पूरा अंश आपका खरीद लिया, तो फिर आप लोग को खरीदने की आवश्यकता नहीं। लेकिन नहीं बिका तो आप गारंटी दिए थे, आप लोग लेना पड़ेगा। यदि पूरा शेयर नहीं बिका तो क्या होगा? आप लोग गारंटी लिए थे ना, इसको बोलते हैं गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। कोई दिक्कत हुआ समझने में?
डील करने में कोई दिक्कत होगा? आप लोगों को डील भी करना होगा घर पे, कल कॉपी जांच होगा, सुंदर राइटिंग। तो पहला फैक्टर तो ये है कि सुंदर राइटिंग चाहिए हमको। राइटिंग सुधारो, क्या बोल रहे हैं, यदि आपको टॉप करना है। कौन सा टॉप? डिस्ट्रिक्ट टॉपर नहीं, पहले ही बोले थे डिस्ट्रिक्ट टॉपर हमारे कोचिंग से कर चुके हैं। 3rd रैंक के टॉपर भी आए हैं और 6th रैंक के भी आए हैं, ठीक है। लेकिन हमको चाहिए कौन सा टॉपर? फर्स्ट। तो फर्स्ट रैंक का टॉपर बनने के लिए सबसे पहला सुधार क्या होना चाहिए आपका? राइटिंग सुधार होना चाहिए। राइटिंग मतलब नहीं कि खूबसूरती चाहिए राइटिंग में, ऐसा लिखो दिखना चाहिए, ठीक है, दिखना चाहिए। और जो जो तरीका बताते हैं उस तरीके से बताए भी हैं और फिर बताएंगे, उस तरीके से लिखिएगा। तो ये समझ में आ गया, सीमित दायित्व वाली कंपनी अंशों द्वारा और सीमित दायित्व वाली कंपनी गारंटी द्वारा। जब आप पॉइंट बनाइएगा तो ऐसे लिखना, गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी, अंश द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी, ठीक है। और फिर क्या है? असीमित दायित्व, मतलब ऐसा भी कंपनी होता है जिसमें एक अंशधारी का सीमित दायित्व नहीं होता है, असीमित दायित्व। मतलब कंपनी में जितना काम आएगा, जितना काम रहेगा, उन सभी कामों को आपको करना हमको ध्यान दीजिए, ध्यान दे रहे हैं ना। जनता की भागीदारी के आधार पर, दूसरा प्रकार क्या है? जनता की भागीदारी के आधार पर। देखो इसमें दो ही है, निजी कंपनी और प्राइवेट कंपनी। और हिंदी में बोलेंगे निजी कंपनी को प्राइवेट बोलेंगे, और सार्वजनिक को हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ये तो प्राइवेट आप लोग जानते ही थे, सुनते ही आते हैं, ठीक है, इसलिए जल्दी बताते हैं। ये क्या होगा? पब्लिक, नहीं दिया, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक। तो प्राइवेट कंपनी तो आप जानते ही हैं, जिस कंपनी का, सुनो, जिस कंपनी का जो स्वामी होता है वो कोई निजी व्यक्ति होता है, ठीक है, वो निजी कंपनी है। और जिस कंपनी का स्वामी आम जनता होता है, कौन होता है? हम ध्यान से सुनना इस टॉपिक को, बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, इससे बहुत क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम के लिए, MCQ भी आता है, बहुत क्वेश्चन बनेगा, ऐसे नींद से तुम बाहर निकल जाओ, ठीक है। बाहर होता है, हाथ पे भारी होता है, ये सही नहीं है। निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, क्यों बोलते हैं प्राइवेट कंपनी? हम लोग सब जानते हैं, निजी कंपनी जैसे बोलते हैं ना, तो लोग बोलते हैं हाँ हम तो जानते हैं सर, बोले डेफिनेशन बताओ, तो सब होता है डेफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, अभी लोग बोलते हैं बताइए निजी कंपनी क्या है। तो अभी हम बोले थे कि निजी कंपनी वह कंपनी है जिसका मालिक, जिसका स्वामी एक निजी व्यक्ति होता है, लेकिन इतना सा समझ में नहीं आता है। तो फिर हम बोलेंगे सर तो ये सार्वजनिक कंपनी मालिक कौन होता है? तो कहेंगे सरकार होता है ना, शॉर्ट में बोले सरकार होता है। हम बोलते सरकार कौन होता है? आम जनता। आप सही बोले, नहीं तो कई लोग बोलेगा सरकार मोदी जी होते हैं। सरकार यहाँ का मुख्यमंत्री जो अभी है कौन है? नाम चंपई है ना, चंपई सोरेन, ठीक है, तो वो है। तो क्या ये मालिक होते हैं? यहाँ सरकार का मतलब जनता से है, मतलब जिस कंपनी का अंश आम जनता भी खरीद रहा है, ठीक है, और अंशधारी बन रहा है, वो है। और जिस कंपनी का अंश आम जनता नहीं खरीद पा रहा है, वो है। तो आप लोग कहिएगा, आप ही लोग कह सकते हैं, या कोई भी वीडियो देखेंगे वो कहेंगे कि आप गलत बता रहे हैं सर। तो फिर हम लोग तो ट्रेडिंग करते हैं, हम लोग तो टाटा कंपनी का भी शेयर खरीद लेते हैं, टाटा तो निजी कंपनी है, ठीक है। तो वो लोग पूरा बात जानते कहाँ है। ये जो शेयर मार्केट होता है ना, इस शेयर मार्केट का विभाग, मतलब उसका भी डिपार्टमेंट है, दो भाग, मुख्यतः दो भागों में बटा हुआ है। एक प्राथमिक बाजार, एक द्वितीयक बाजार, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। बोले सर ये सब तुमने सुने? आप लोग अभी तक सुने नहीं, लेकिन सुनिएगा 12th में BST में सेकेंड पार्ट जब पहुंचेंगे, वो अक्टूबर-नवंबर तक पहुंचेंगे हम लोग, उसमें मिलेगा और ग्रेजुएशन में मिलेगा, ठीक है। तो सब बात बाद में करेंगे। फिलहाल अभी बोले कि सार्वजनिक कंपनी वैसा कंपनी जिसका स्वामी आम जनता होते हैं। आम जनता मतलब हम नहीं है, हम उसका शेयर खरीदेंगे तो। और निजी कंपनी कौन? जिसका स्वामी आम जनता नहीं हो सकता है, ठीक है। आम जनता के बीच में ये निजी कंपनी अपना अंश निर्गमित नहीं करता है। तब बोलेगा निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी फिर किसको अंश निर्गमित करता है, किसको शेयर इशू करता है? तो उसका अपना एक ग्रुप होता है पर्सन का, ठीक है ना, उन्हीं को करता है। सुने, ये इसी ध्यान रखना, ऐसे तो हम डिफरेंस में बताएंगे। निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी आम जनता को, मतलब पब्लिक को शेयर इशू नहीं करता है, सार्वजनिक कंपनी करता है, इसलिए इसका नाम है पब्लिक, इंग्लिश में पब्लिक कंपनी। क्लियर है? और कैसे पहचानेंगे? अब एक एग्जांपल हम बता रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। ए लिमिटेड लिखे थे, क्या लिखे थे? और अभी लिखे थे ए कौन है सार्वजनिक, मतलब कौन है पब्लिक कंपनी और कौन है पब्लिक कंपनी, और कौन है प्राइवेट कंपनी?
तो देखो नाम क्या आगे ओनली लिमिटेड लिखा रहे, वाला है वो पब्लिक कंपनी होता है। और देखो ये तो अपनी पहचान है, लिमिटेड पीवीटी मतलब प्राइवेट। यदि लिमिटेड के पहले प्राइवेट लगा हुआ है तो प्राइवेट कंपनी, समझाने की जरूरत है क्या? लेकिन खाली यदि लिमिटेड लगा हुआ है तो कैसा कंपनी है? पब्लिक। तो अभी आप जब बुक खोलिएगा, अकाउंटिंग स्टार्ट कीजिएगा जब, तो वहाँ देखना हर क्वेश्चन में फलना लिमिटेड, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, राम लिमिटेड, सी लिमिटेड, जो भी लिखा रहेगा लिमिटेड लिखा रहेगा, प्राइवेट लिमिटेड। नहीं। अब प्राइवेट लिमिटेड लिख दिया तो सवाल कर दीजिए सर प्राइवेट लिमिटेड लिख रहा है, फिर इशू कैसे कर रहा है आम पब्लिक को? नहीं इशू कर सकता है। क्लियर है? हाँ। मिटाने जा रहे हैं, फिर नोट करना है इसको। अब क्यों नोट करना, हम तो कहते हैं वो भी बेकार ही नोट करवा दिए ना, क्योंकि आपके पास क्या है, अभी इतना वीडियो बना रहे हैं और डिलीट हो जाए वीडियो तो सब क्या हो जाएगा, पानी में चला जाएगा मेरा। पैसा पानी में जाएगा सर, हम आपका पानी से निकाल लेंगे। हाँ तो फिर आपका कुछ मॉर्निंग में दौड़ तो पाता नहीं है, हमको गुस्सा चढ़ गया उस दिन। हम उस दिन 4 किलोमीटर दौड़े लगा था। इसको आप कीजिए, कैमरा पे ना फिर बनाइए। हो गया। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कंपनी के प्रमुख प्रलेख। ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब एग्जाम में आता है। इस बार का 12th का झारखंड बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा थ्योरी दे दिया था, बहुत ज़्यादा क्या था, और जो बनाने वाला अकाउंटिंग करने वाला क्वेश्चन दिया वो बहुत ही आसान था। इस बार बहुत ही क्या था। तो हम तो ऐसे भी पहले से मेरा पढ़ाने का नियम है कि जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करो तब तक आगे अकाउंटिंग में या मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ या कैलकुलेशन में नहीं घुसते हैं जब तक पूरा बेसिक नहीं क्लियर करेंगे। तो कंपनी के प्रमुख प्रलेख, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टाइम आप बोल रहे थे कि बहुत क्वेश्चन आया, ठीक ना, उसी तरह 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी के प्रमुख प्रलेख बोल दिया, खाली प्रलेख बोलता है तो बहुत सारा प्रलेख बनता है। एक कंपनी को स्थापित करने के लिए, कंपनी को संचालित करने के लिए बहुत सारे प्रलेख की आवश्यकता होते हैं। प्रलेख आप लोग नहीं सुनते हैं लेकिन इंग्लिश में लोग सुनते हैं। ऐसे तो हम लोग हिंदी मीडियम वाले लोग हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग बहुत सारा इंग्लिश में ही बात करते हैं। सुन रहे हैं ना? डॉक्यूमेंट का हिंदी कोई जानते थे पहले? आप जान रहे हैं कि प्रलेख भी होता है, ठीक है, तो प्रलेख बोलते हैं। तो कंपनी वैसे बहुत सारा प्रलेख बनाता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है कंपनी के लिए, जिसके बिना कंपनी का पंजीयन नहीं हो सकता है, जिसके बिना पंजीयन, जिसको रजिस्ट्रेशन बोलते हैं ना, पंजीयन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। तो वो ये आपका 3 है, और इसमें भी 3 भी नहीं, यदि खाली पंजीयन करवाना है तो खाली इसी से काम चल जाएगा। किससे? वैसे पंजीयन कराते समय पार्षद अंतर्नियम भी चाहिए होता है। कौन करता है पंजीयन पता है? कंपनी का हर स्टेट में एक रजिस्ट्रार होता है। कौन होता है? हर स्टेट में, तो राज्य झारखंड में भी है, यहाँ रजिस्ट्रार होगा। कहाँ? रांची में, वहाँ का कैपिटल में जाना पड़ेगा, राजधानी में। तो वहाँ जाके आपको डॉक्यूमेंट जमा करना होगा। कंपनी एक ऐसा व्यवसाय है जो आप जैसे तैसे नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। आपको एकाकी व्यापार करना है, सोल ट्रेड, माने पूंजी लगाओ, दुकान चलाओ, बिजनेस करो, पार्टनरशिप करना है, एक और व्यक्ति खोलो, पार्टनरशिप स्टार्ट करो। कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, सरकार से पूछने की जरूरत नहीं है, कहीं से कोई लाइसेंस देने की जरूरत नहीं है। आपको संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय चलाना है, चलाओ, नियम होता है, पढ़े। एकाकी व्यापार में कोई लॉ नहीं था, पार्टनरशिप में लॉ है, लेकिन हाँ लॉ है किस चीज के लिए? कंपनी सॉरी साझेदारी व्यवसाय को संचालित करने के लिए। कौन सा लॉ था? कंपनी बोल रहे हैं बाबा, साझेदारी अधिनियम 1932 याद आ रहा है? बेस्टी पढ़ा दिए हैं। पार्टनरशिप जो था, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, पार्टनरशिप व्यवसाय को, साझेदारी व्यवसाय को चलाने के लिए था। पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है उसकी। हिंदू लॉ से चलता था कौन? हिंदू लॉ के माध्यम से कौन सा व्यवसाय चलाया जाता है? तो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। लेकिन कंपनी व्यवसाय को यदि आपको स्थापित करना है तो पहले लाइसेंस लेना होगा, लेकिन लाइसेंस लेने के लिए आपको करना क्या होगा? पंजीयन। और पंजीयन कराने के लिए आपको ये 2 डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा, पार्षद सीमा नियम और पार्षद। बोलेंगे सर पार्षद से अंतर नियम नहीं है तो चलेगा? तो चलेगा, रजिस्ट्रार मान जाएगा, लेकिन कुछ समय के लिए, बाद में आपको जमा करना पड़ेगा, बाद में जमा करना पड़ेगा, समय देगा आपको, ठीक है। प्राविधान की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन प्राविधान भी जमा करना पड़ता है। अब ये है क्या, आखिर इसके अंदर लिखा हुआ क्या रहता है जो ये हम लोग पढ़ने पड़ रहा है इसको? तो सुनो हम ध्यान से, सब लिखना है घर पे जाके। पार्षद सीमा नियम सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम पूछेगा सबसे प्रमुख प्रलेख कौन सा होता है कंपनी का? तो पार्षद। आपसे पूछ देगा एग्जाम में कि सहायक प्रलेख कौन होता है? अंतर्नियम। समझे? प्रोविजन भी सहायक में आ जाता है, लेकिन उससे पहले कौन आएगा?
पार्षद। तो दो तीन बात ध्यान से सुन लो। पार्षद सीमा नियम के अंदर क्या क्या लिखा रहता है? तो पार्षद सीमा नियम के अंदर कंपनी का नाम लिखा रहेगा। सुन रहे हैं? सब डील करना है आपको, घर जाकर डील करना है। कंपनी का नाम, कंपनी का पता मतलब एड्रेस, कंपनी में जो जो सदस्य बन रहे हैं उनका पूरा सूची, कंपनी में जो संचालक बन रहे हैं पूरा उसका सूची मतलब लिस्ट। सुन रहे हैं? सब चीज उसमें अटेस्ट होना चाहिए, अटेस्टेड होना चाहिए। क्लियर है? और क्या लिखा जाता है? और इसमें कंपनी का पूंजी कितना लगा रहे हैं, सुन रहे हैं? कितना पूंजी से कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं उसका भी विवरण होना चाहिए, उसका भी उल्लेख होना चाहिए। सुने, एग्जाम में पूछता है, एमसीक्यू में पूछ देगा कि कंपनी की पूंजी का उल्लेख किस में होता है। ऑप्शन में आपको 3 दे देगा, चौथा नन ऑफ दिस लिख देगा, इनमें से कोई नहीं। तो किस पर टिक कर कीजिएगा? और घर जाके भी क्या कीजिएगा? ये सब जितना बात बोल रहे हैं वीडियो में सेव है, लिखना है एक बार, इसके अंदर डील करके इसके अंदर भी पॉइंट बनाना पड़ेगा। पॉइंट बना के लिखना कि पूंजी का उल्लेख होता है, नाम का उल्लेख होता है, पता का उल्लेख होता है। सुने? और क्या उल्लेख होता है? उद्देश्य, कंपनी का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य गोल समझते हैं ना, ऑब्जेक्टिव बोलते हैं इंग्लिश में। इसका भी उद्देश्य मतलब कंपनी किस उद्देश्य से स्थापित किया जा रहा है, करेगा क्या, ये लोहा का उत्पादन करेगा, गाड़ी का उत्पादन करेगा, क्या करेगा, उसका उद्देश्य भी लिखा रहता है। क्लियर? और भी बहुत सारी बातें लिखे थे, सब नहीं लिखना है आपको। पार्षद, अब पार्षद अंतर्नियम में क्या लिखा रहता है? तो पार्षद अंतर्नियम में नाम से कुछ दिख रहा है, नियम। क्या लिख रहा है? नियम लिखा रहता है। अब बोले क्या नियम सर? तो पार्षद सीमा नियम में उद्देश्य लिखा हुआ है ना कि हमको ये करना है कंपनी के माध्यम से, तो उसको कैसे पाएंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, उस लक्ष्य को, उस उद्देश्य को कैसे प्राप्त करेंगे, उसके लिए नियम बनाना पड़ेगा। तो नियम कहाँ लिखा रहता है? पार्षद। प्राविवरण क्या होता है? ये भी एक प्रमुख है। क्या होता है? तो प्राविवरण जिस तरह से इसको समझाते हैं कि जैसे आप कुछ महंगा चीज लेने गए, जैसे मान लीजिए बाइक लेने गए, क्या लेने गए, जो हम जब लेने गए थे अपना बाइक ना, तो वहाँ पे हमको कैटलॉग दिया था। कैटलॉग में क्या आता है? बाइक के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन, अलग अलग प्रकार का टाइप का बाइक रहता है, उसका अलग अलग इन्फॉर्मेशन, उसको देख के हम सिलेक्ट करते ही वाला। समझे? खाना खाने जाते हैं तो क्या देता है आपको होटल में? खाना मेनू देता है। तो उसी तरह से ये मेनू बुक ही है शेयर होल्डर का। क्या है इसमें? क्या रहता है पता है? इसमें पूरा A to Z बातों का वर्णन होता है। कंपनी का नाम, इसमें कंपनी का नाम, उद्देश्य सब उसमें लिखा है, लेकिन इसमें लगभग हर बात लिखता है, ताकि जब एक व्यक्ति अंश खरीदने का इच्छा बनाए और उसको किसी कंपनी में शेयर खरीदना है, किसी कंपनी का शेयर अंश खरीदना है, तो वो थोड़ा डाउट में है किसका खरीदें, तो डाउट को क्लियर कौन करता है? प्रवीण में हर बात लिखा रहेगा, उसको देख के वो संतुष्ट हो लेगा, उसके बाद वो खरीदेगा। तो इसलिए जो रजिस्ट्रार होता है ना, रजिस्ट्रार वो कहता है कि भी जमा कीजिए पंजीयन करते समय, ताकि आप धोखा तो नहीं कर रहे हैं। कहीं कंपनी होता है ना, बढ़ा चढ़ा के लिख देगा, बढ़ा चढ़ा के लिख देगा, समझे? समझते हैं ना, मतलब झूठ लिख देगा। ठीक है? तो ये इसका हम अलग से भी लिखवाएंगे सबका। पार्षद सीमा नियम क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता है, इसका कंटेंट मतलब इसके अंदर का जो कंटेंट है, वाक्य है, वो लिखवाएंगे। ठीक है? अभी फिलहाल ये तीनों लिख के तीनों का थोड़ा थोड़ा डिल कर लेना, कर लेंगे। अभी चलेगा, आज चला क्लास, कल के क्लास में भी हो सकता है थ्योरी होगा, उसके बाद ही अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे आप लोग का। ठीक है? उसको ऑफ कर दीजिए।